गर्मी उफान पर है और हीट वेव ने गर्मी के पारे को और बढ़ा दिया है। चिंता की बात यह है कि आमतौर पर जहां महीने में 7-8 दिन लू चलती है, वहीं इस बार महीने में लू 15 से 20 दिन चल सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। खास मेहमान है मेरे साथ आज। पहले आप ये रिपोर्ट देखें। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगती है, लेकिन इस बार हीट वेव ने गर्मी के असर को और बढ़ा दिया है। जहां आमतौर पर गर्मी के महीने में 7 से 8 दिन ही लू का प्रकोप रहता है, वहीं इस बार लू का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार लोगों को महीने में 20 दिनों तक लू के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में पारा 38 डिग्री सेल्सियस को कभी भी पार कर सकता है। ऐसे में यहाँ प्रशासन ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं तेलंगाना के कई इलाकों में पारा 44 के पार जा चुका है। ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कई इलाकों में पारा 42 के पार जा चुका है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। आखिर ये हीट वेव कौन सी बला है, इसे भी समझते हैं। अगर किसी क्षेत्र का तापमान उस इलाके के सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यह स्थिति लगातार 2 दिन या इससे अधिक दिनों तक रहे तो इसे हीट वेव कहते हैं। खासकर जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू की स्थिति मानी जाती है। अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इसे पार कर जाए तो ये लू की खतरनाक स्थिति होती है। वहीं तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। लू के लक्षणों की बात करें तो थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, सांसें तेज चलना, दस्त की शिकायत, मांसपेशियों में ऐंठन लू लगने के संकेत हैं। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के पूरे शरीर को गीले कपड़ों से पोंछ लें, फिर उसे नॉर्मल पानी पीने को दें। थोड़ी देर शरीर और माथे को गीले तौलिए से पोंछें। शरीर का तापमान नियंत्रित होने पर उसे ताजे पानी से नहलाएं। साथ ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब इसके बचने के उपायों पर बात करते हैं। जब भी घर से बाहर निकले, पर्याप्त पानी पीकर निकलें। खुद को हाइड्रेट रखें। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहीं गर्मी में धूप में निकलते हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर निकलें। सिर और चेहरे को ढककर रखें। अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें। सनग्लासेस के साथ छाता भी साथ रखें तो बेहतर होगा। एसी से निकलकर सीधे धूप के संपर्क में ना आएं। साथ ही धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। हाँ, गर्मी के दिनों में तरबूज, खरबूज, खीरा जैसे पानी वाले फल का खूब सेवन करें। लू से भी बचेंगे और सेहत भी दुरुस्त रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जीपी शर्मा जी, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता मल्होत्रा, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीतम गायकवाड़, हेड इमरजेंसी मेडिसिन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गायकवाड़ आपका भी हमारे शो पर। शर्मा सर, सबसे पहले आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे। हमने आईएमडी की भविष्य जो फोरकास्ट है हीट वेव को लेकर, वो हमने सुना है। महाराष्ट्र के ही 7-8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हीट वेव की आशंका आईएमडी जता रहे हैं। आपका क्या अनुमान है सर, इसकी इंटेंसिटी इस बार क्या है और कब तक लोगों को और कहां परेशान होना होगा? दीपक, हम अभी अप्रैल के तीसरे सप्ताह में हैं और हम जानते हैं कि ये तो प्री मानसून का सेकेंड हाफ अप्रैल और मई पूरा, और मैं तो कहूँगा जून का भी जो पहला शुरुआत है, वो सब मिला के यही हीट वेव के दिन रहते हैं। और इनमें तापमान बढ़ता और थोड़ा घटता ज़रूर रहता है, लेकिन हीट वेव अगर ज़्यादातर हिस्सों में होती है तो इन दिनों में होती है, और वो हो भी रही है। जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उसमें मैं कहूँगा कि जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग हैं, उन क्षेत्रों में थोड़ा हीट वेव का प्रकोप रहेगा।
लेकिन ज़्यादा हीट वेव का प्रकोप इस वक्त गुजरात में, वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की बात करें तो पश्चिमी बंगाल और उससे सटे क्षेत्र जो उड़ीसा के हैं उनमें है। गुजरात में बहुत सारे स्थानों पर कल तापमान 43 डिग्री के पार गया, 44 डिग्री भी। अमरेली का तापमान देश भर में सबसे अधिक तापमान सौराष्ट्र के जो अमरेली है वहां रहा। और ऐसी ही संभावना अगले दिनों में भी बने रहने की रहेगी, क्योंकि गुजरात में अनलाइक दूसरे स्थानों पर, दूसरे स्टेट्स में या दूसरे भागों में, जहां ज्यादा गर्मी होने के बाद कभी ना कभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आती है, हल्का कहीं बौछारें, रेन शावर आ जाते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं बनती है। गुजरात में बहुत कम, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज गुजरात में बारिश नहीं होती, इसलिए उसमें लगातार गर्मी बनी रहती है। जो पश्चिमी बंगाल है इस वक्त, मिदनापुर, बांकुरा, मालदा, पानागढ़, ये बर्दवान का क्षेत्र, इवन जो कैपिटल सिटी कोलकाता है वहां भी तापमान 40 के पार। तो इसलिए उन स्थानों पर भी थोड़ा हीटवेव की स्थिति बकायदा बनी हुई है। जो कुछ हमें राहत की उम्मीद कर सकते हैं, आपने महाराष्ट्र की बात की, हाँ, अगले 2 दिन में वहाँ कुछ स्थानों पर विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में, और इवन उसके साथ लगे जो नॉर्थ कर्नाटका है या तेलंगाना है, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। उससे थोड़ा बहुत जरूर राहत मिलती है, ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2 डिग्री का तापमान भी बहुत मायने रखता है, उन जगहों में होगा। यहाँ तक पश्चिमी बंगाल का सवाल है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, अगले 3 से 4 दिन में वहाँ कोई राहत की संभावना नहीं। उसके बाद हाँ, वहां भी हमें हल्की वर्षा, मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थानों पर जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी का प्रकोप जो है वो बकायदा बना रहेगा। देश के दक्षिणी भागों में जरूर कुछ राहत है, जहां की पहले बहुत ही ज्यादा गर्मी रही थी, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और जो कर्नाटक के क्षेत्रों में, वहाँ क्योंकि प्री मानसून की एक जो एक्टिविटी है अभी आज से ही, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जरूर होगी, और उसके कारण हल्की राहत तो जहाँ जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी राहत तो उत्तर भारत में है, यहाँ पे हमें अभी भी कोई सीवियर हीट वेव या एक्सट्रीम हीट कंडीशन देखने को नहीं मिली है। दिल्ली समेत अभी तापमान 40 से कम है, और उत्तर में जाए तो वहां तो तापमान लगभग 34-35 इसके आसपास है, तो वहां राहत है, और वो राहत अभी बनी रहेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी बना हुआ है, और उसके बाद भी आने की संभावना रहेगी। जी दीपक। ऑलराइट सर, तो ये आपने विस्तार से बताया कि किन किन पॉकेट्स में हीट वेव की संभावना है। हालांकि बीते कुछ सालों के अगर आप डेटा देखेंगे तो हम पाएंगे कि हीट वेव की वजह से जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं, वो लगातार रिपोर्ट हुई हैं। इनफैक्ट 3 डिपार्टमेंट हैं सरकार के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नंबर 1, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, और दूसरा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ये तीनों अलग अलग डेटा, अब ये एक बहस का विषय हो सकता है कि इन तीनों के डेटा कभी एक जैसे नहीं होते, इनकी रिपोर्टिंग में काफ़ी गैप्स हैं, बट एनीवे सच्चाई ये है स्मिता मैम, डॉक्टर स्मिता, सच्चाई ये है कि हीट वेव से मौतें होती हैं। क्या इनको टाला जा सकता है? एक आम आदमी क्या करे जब अगर वो हीट वेव की चपेट में उन इलाकों में है, तो उसके लिए क्या डू एंड डोंट्स होने चाहिए मैम? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हीट से हो क्या सकता है। हमें अर्ली साइंस और सिम्टम्स पकड़ने हैं। वो तो सबको मालूम है कि धूप में नहीं जाना, गर्मी में नहीं रहना, एयरी एरियाज में रहना है, खुले लाइट कपड़े पहने, वो सब चीज़ें, पानी एडिक्वेट पीना, ये सब तो ठीक है। व्हाट हमें समझने की ज़रूरत ये है कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को है जो एल्डरली हैं और जिनको कोई लंबी बीमारी चल रही है। ऐसे लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करे बिना भी, बहुत ज़्यादा धूप में जाए बिना भी, अगर घर में भी बहुत गर्मी रहती है तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। छोटे बच्चे हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है। तो लक्षण जो हैं शुरुआत में सबसे पहले सिर्फ हो सकता है सिर्फ चिड़चिड़ापन ही हो और कोई चीज़ ना हो। शरीर का तापमान बढ़ने लगे, स्किन जो है बहुत गर्म लगने लगे, लाल लगने लगे, चिड़चिड़ापन आ जाए, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाए, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, ये अर्ली साइंस हैं। और हीट जो है वो आपके बॉडी सिस्टम्स को, आपको हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट कर सकती है। आपको जो है आपके हार्ट पे असर कर सकती है, आपके मसल का ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों का असर लिवर पे असर हो सकता है, ब्रेन पे असर होता है। तो हीट स्ट्रोक हम तब कहते हैं जब ब्रेन पे असर आता है, अदरवाइज़ हम हीट इंजरी कहते हैं कि हीट से बॉडी ऑर्गन्स अफेक्ट कर रहे हैं। और मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से किडनी शटडाउन हो सकती है, और इन चीज़ों के रिकवरी में कई हफ्ते भी लग सकते हैं, और हाँ, मोर्टेलिटी भी हो सकती है, खासकर एल्डरली में।
तो हमारे को बचाव के लिए यही करना है कि ज़्यादा धूप में नहीं जाएं, ज़्यादा गर्म तापमान में नहीं रहें, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। अब आजकल जो है यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस जिमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मैराथन्स दौड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, उस सब चीज़ों में ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। पिकनिक्स पे गर्मी में नहीं जाना है। आउटडोर जो इवेंट्स हैं उसको मिनिमाइज़ करना है। इंडोर भी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब गर्मियों में ज़्यादातर बंद रहते हैं, पर जब तक बंद नहीं होते, या कोचिंग क्लासेस जो चल रही हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो एसीज़ की सुविधा जहाँ हो सके वो होनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट कूलर्स हों। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। और जो है अपने पर्सनल लेवल पे पानी बहुत पीना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एब्सोल्युटली मैम। तो ये हैं वो चीज़ें जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं समझना। डॉक्टर गायकवाड़, एक बात जो मैम ने भी अभी कही और उसी में आता है उन लोगों का तबका जो हीट वेव वाले इलाकों में हैं और एक्टिव लाइफ जीते हैं, यानी कि सुबह वॉक पर जाते हैं, रनिंग पर जाते हैं, कुछ लोग मैराथन्स भागते हैं, काफ़ी एक्टिव लोग रहते हैं, कुछ लोग कामकाजी लोग भी होते हैं जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किन किन बातों का ख़तरा हो सकता है जो एक्टिव लाइफ जीते हैं और उन्हें क्या अवॉइड करना चाहिए सर? जैसे पहले अपना डिस्कशन हुआ है, एक कॉमन पर्सन के लिए सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। बट एनीवेज अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। शेड अम्ब्रेलाज यूज़ करने चाहिए, लूज़ क्लोथ्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए अगर बाहर जाना ही है तो। सेकेंडली, जब भी बाहर जाते हैं तो उनको उनका ख्याल रखना चाहिए कि दे शुड बी वेल हाइड्रेटेड। पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। पानी के साथ साथ बस पानी नहीं, कभी कभी ORS का सॉल्यूशंस वगैरह भी पीने चाहिए, क्योंकि जब गर्मी होती है पसीना छूटता है, बस पानी नहीं कम होता, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होता है। बॉडी का जो सॉल्ट बोलते हैं, जो लेमन्स हम बोलते हैं सॉल्ट, वो लेवल्स कम होने लगते हैं और इसी की वजह से कई रिप्लेसमेंट में डिले होता है एंड इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो पानी के साथ साथ ORS का सॉल्यूशन लेते हैं तो दैट इज़ मच बेटर। इसके लिए वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली बाहर से अननेसेसरी चीज़ें खाना अवॉइड कीजिए, स्पेशली इन्फेक्टेड कुछ हो, गंदा हो, क्योंकि इससे अगर वापस फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए तो अननेसेसरी और लूज मोशंस हो सकते हैं और वाटर लॉस हो सकता है। सो एज अगेन एम्फोसाइजिंग कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना हो सके खुद का ख्याल रखें, जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें एंड अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। एंड एल्डरली और बच्चों में इनका स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एंड उनमें कम्युनिकेशन करने की हमेशा उतनी क्षमता नहीं होती है, तो उनमें जल्दी सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते एंड दे मे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार पिछली बार की गर्मी और इस बार की गर्मी में अक्सर आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि साहब इस बार की गर्मी कुछ ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जबकि हम देखते हैं कि तापमान उतना ही है। तो ये जो अनुभव में ये जो गर्मी बढ़ती हुई लोगों को नज़र आ रही है, क्या ये साइकोलॉजिकल है या फिर वाकई में तासीर बदल रही है गर्मी की? और साथ ही साथ बच्चों का, बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखना है, इस पर भी करेंगे हमारे खास मेहमानों से बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ा तापमान कैसे बचे जान, क्योंकि हम सब जानते हैं हीट वेव से ख़तरा काफ़ी हो सकता है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो प्रचंड हीट वेव जोन में आते हैं। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बचाव करना है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। शर्मा सर, पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी, आपने बड़ा दिलचस्प एक बात कही थी कि एक्चुअल जो तापमान है वो 40-42 भले ही हो, लेकिन सतह पर बाकी चीज़ों से जुड़कर उसका तापमान जो इंसान को लगता है वो बढ़ा हुआ लगता है। थोड़ा सा ये बताएं सर कि वाकई में ये 40, 42, 43 और अब 45 ऐसा लग रहा है कि न्यू नॉर्मल हो गया है। 45 तक भी अगर टच कर ले तो कम से कम हमें जो जर्नलिस्ट लोग हैं उनको लगता है कि हाँ ये तो हम अक्सर देखते रहते हैं। क्या ये वाकई में इतना ज़्यादा टेम्परेचर न्यू नॉर्मल हो गया है और जो इंसान को जो फील होती है गर्मी, क्या वो उससे ज़्यादा होती है? आपने ठीक कहा।
देखिए, जो तापमान है पिछले कुछ सालों की बात करें हम, तो हम देख रहे हैं, अपने आप में महसूस भी कर रहे हैं कि तापमान पहले से बड़े ज़रूर हैं। दिल्ली की बात करें, पिछले 15 सालों के अंदर, 15-20 साल के अंदर हर साल तापमान करीब-करीब 40 तो पार करता ही है। अप्रैल में लगभग 5 बार पिछले कुछ सालों में 43 डिग्री पार किया है, 43 से भी ज़्यादा है। और आपने जैसे कहा कि ये तो शेड के टेम्प ऑब्जर्वेटरी एक शेड में होती है, जहाँ से कि तापमान का रिकॉर्ड किया जाता है, तापमान मेज़र किया जाता है। तो जो ओपन की बात करें, टारमैक की बात करें, अगर आप सड़क की बात करें या ऐसी हार्ड सरफेस की बात करें, वहां तो तापमान उससे भी ज्यादा होगा। अगर कोई प्ले फील्ड होगा जहाँ पे ग्रास होगी या कोई मिट्टी वाला फील्ड होगा, वहां थोड़ा जरूर कम हो सकता है, लेकिन जो तापमान के आंकड़े हमें जनरली बताए जाते हैं, बाहर का तापमान उससे काफी ज्यादा रहता है। और विशेषकर जबकि पीक पे होता है दोपहर का तापमान 12 बजे के बाद से लेके लगभग 4 बजे तक, आप कंफर्टेबली जो तापमान बताया जा रहा है उसमें आप 4 से 5 डिग्री ऐड कर सकते हैं। जो एक आम इंसान है वो उस गर्मी को अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। और दूसरी बात उसमें ये है कि ऐसे में जब जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी सीजन में तापमान तो जरूर बढ़ेंगे और काफी देर तक। बदलाव ये आया है कि जो ये हीट वेव कंडीशंस है, एक तो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है, दूसरी लंबे समय के लिए हो गई। पहले भी होती थी जरूर, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, एक के बाद एक हमें देखने को मिलता है। इसका असर ये होता है दूसरा और भी, कि क्योंकि जितना तापमान बढ़ जाता है उसके हिसाब से हम वार्म नाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, घर के अंदर भी अनकंफर्टेबल इंसान रह सकता है गर्मी के कारण। इवन रात के समय भी हम उसको वार्मर नाइट कहते हैं, जब तापमान सामान्य से जो है लगभग 6.5 या 7 डिग्री ज्यादा होता है और 40 के ऊपर होता है दिन का तापमान। उन दिनों को, रात को, हम वार्म नाइट क्या ही क्लासिफिकेशन करते हैं। वार्म नाइट का मतलब है, अगर आपका मिनिमम तापमान ही रात के समय लगभग 31-32 के करीब हो, अगले दिन की शुरुआत जो है वो बेस है। अगर आपके दिन की शुरुआत ही 32-33 डिग्री से सुबह शुरू होगी, तो आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो वो तो क्रॉस करेगा 40 डिग्री के बहुत ज्यादा पार। तो इसलिए नॉट ओनली दिन में, हमें रात को भी, क्योंकि तापमान वार्मर नाइट्स में और विशेषकर जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तापमान अगर 30 के पार जाता है तो वो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उन स्थानों का। राइट सर, राइट सर। डॉक्टर स्मिता, इस प्रचंड गर्मी में भी मैं देखता हूं कि कई पेरेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे टॉडलर्स को, बच्चों को भी गोद में लिए हुए अपना सफ़र कर रहे होते हैं। बाइक्स पर मैं देखता हूं, रिक्शास पर मैं देखता हूं। क्या वो बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं? छोटे बच्चे, अब वो ज़ुबान से बता तो नहीं पाएंगे उनको कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन क्या माँ बाप को भी ये समझना है कि ज़्यादा उनको एक्सपोज ना करें? क्या क्या वो बातें होनी चाहिए और कितना बड़ा ख़तरा वो मोल ले रहे हैं मैम? बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आउटडोर्स में बच्चों का जो है वो लेके जाना, लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे दौड़ कूद सकते हैं वो अगर बाहर जाएंगे तो वो और ज़्यादा, बच्चे जो हैं उनको, उनकी टेंडेंसी होती है आउटडोर में जाके और ज़्यादा एक्टिव होने की और दौड़ने कूदने की। और जो बच्चे गोद में हैं वो तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो छोटे बच्चे के को जो है जितना हम आउटडोर्स में जैसे आपने ठीक कहा, रिक्शा में ले जा रहे हैं या बाइक पे ले जा रहे हैं या इवन कार में, अगर आपने कार में ही कभी कभी पार्किंग नहीं मिली, या वैसे आप कभी ऐसा हुआ कि एक पार्टनर कहीं कुछ लेने गए और दूसरा बैठा है छोटे बच्चे को लेके, या कभी कभी थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको कार में अकेला छोड़ देते हैं कि आप वेट करो हम अभी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। और जितना ज़्यादा बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही बच्चों को आउटडोर लिमिट करना है। तभी तो हमारे यहाँ समर वेकेशंस होते हैं। स्कूल समर्स में क्यों बंद होते हैं? कि बच्चों को हम घर के अंदर रख सकें। इंडोर रखना है, इंडोर में भी टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम जो है ये देखें कि हम जो है ऑब्वियसली हर सबको अपना बजट भी देखना है, सबको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देखना है, लेकिन एडिक्वेट रूम की कूलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर्स को मेंटेन करना, इंडोर रखना और हाइड्रेशन रखना ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को जो है आजकल बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ कि बच्चे कॉन्स्टिपेटेड है। क्यों? क्योंकि वाटर इनटेक कम है। तो बच्चों को जो है खुद को कई बार याद भी नहीं रहता कि हमें पानी पीना है। तो हर एक घंटे पे उनको पानी पीने के लिए एनकरेज करना है।
उनको पानी ज़रूर पिलाना है और देखते रहना है कि यूरिन आउटपुट कितना है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे यूरिन बहुत कम कर रहे हैं या उनका मुंह बहुत सूख रहा है या उनका जो है आंखें अंदर को धंस रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके डायपर आप वेट देखिए कि डायपर जो है वो बहुत सूखा तो नहीं रह रहा और बच्चा चिड़चिड़ा और क्रैंकी तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, लाइफ में एंजॉय करना है, शॉपिंग भी करना है, घूमना भी है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ को जब शेड हो, जब टेम्परेचर कम हो, अर्ली मॉर्निंग आप पार्क जा सकते हैं, आप इवनिंग वॉक्स पे जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 1-2 महीने जब इंटेंस हीट वेव है तो पीक आफ्टरनून आवर्स में आउटडोर्स को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली मैम। तो ये उन लोगों के लिए जिनके घरों में बच्चे हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चे, बोल नहीं पाते और स्वभाव से भी बच्चे हमेशा बाहर निकलते हुए ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये गर्मी उनकी सेहत पर किस तरह के प्रतिकूल असर डाल रही है, इसलिए माँ बाप को ये समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गायकवाड़, एक बात अक्सर गर्मियों में कही जाती है कि साहब आप एक्सट्रीम कंडीशन से दूसरी एक्सट्रीम कंडीशंस में चले जाते हैं अचानक से। माना एसी में है, अचानक से बड़े हुए, जैसे सर ने अभी बताया, शर्मा सर ने, कि वार्म नाइट्स हैं। अब उसका पता तो आपको नहीं चलेगा क्योंकि आप एसी में, जिन घरों में एसी है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, और अचानक से बाहर निकलते हैं तो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि जब आप कहीं से आ रहे हैं तो एकदम ठंडा पानी ना पिएं। ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, ट्रेन्स में, बसेस में, कार्स में, बाइक्स में बहुत प्रचंड हीट में एक्सपोज होकर आ रहे हैं और ऑफिस के अंदर सीधा घुसते हैं तो सीधा एसी में आ जाते हैं। ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो ट्रांजिशन होता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है सर? कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अपने बॉडी का एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जो बॉडी एक कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने को देखता है। जब हम लोग गर्मी में रहते हैं तो बॉडी कूल डाउन करने की कोशिश करता है, एंड जब हम लोग ठंडी में जाते हैं तो बॉडी हीट रिजर्व करने के देखता है। जब ये ट्रांजिशन में हमेशा बॉडी को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई अचानक से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में चेंज करे, शिफ्ट करे, जैसे गर्मी से वापस ठंडी में आ जाए, तो बॉडी को ये कभी कभी एडजस्टमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता है, एंड उसके फिर एडवर्स रिएक्शन दिखने को मिल सकता है, जैसे अचानक से हेडेक्स वगैरह होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, कभी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली थोड़ा डेंजर होता है, तो इसके लिए वो एक रिस्क हमेशा रहता है। सो बेटर थोड़ा ट्रांजिशन करते वक्त थोड़ा ब्रेक ले ले, या तो फिर अगर घर में आए हो थोड़ा वेट कर लीजिए, जस्ट नॉर्मल नीचे फ़ैन के नीचे बैठिए, एंड देन यू स्विच ऑन द एसी ऑन करे, या तो फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा नॉर्मल पानी पी के देन यू कैन ड्रिंक ठंडा पानी पी सकते हो। राइट सर, राइट सर। तो ये है वो तरीका, अगर आप बिल्कुल बाहर गर्मी से आ रहे हैं और सीधा अंदर एसी में, तो थोड़ा आपको ध्यान ज़रूर रखना है अपने बॉडी के बारे में। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शर्मा सर, जाते जाते, बारिश कब आ रही है सर और किस तरह की आएगी, संक्षेप में? देखिए, जो बारिश का असल बारिश की हम वेट करते हैं वो तो मानसून है, वो अभी बहुत दूर है। अब शुरुआत ही उसकी जून के शुरू में होती है, पहले सप्ताह में, और उसके उत्तर भारत में तो पहुंचते पहुंचते पूरा जून का महीना निकल जाता है। तो अगर बारिश की बात करें तो वो तो एक्टिविटी तभी शुरू होगी मानसून के आने के साथ साथ, लेकिन उससे पहले, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, उत्तर भारत में लगातार इस बार थोड़ा मौसम मेहरबान रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, रुक रुक के बरसात चलती जा रही है। अभी भी आजकल के दिनों में भी, आज या कल भी, उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में तो होगी ही होगी रेन और स्नो। मैदानी भागों में भी हम ये अप्रैल में सर उत्तर भारत का ऐसे ही जाएगा या वहां पर आएगी पलट के हीट वेव? नहीं, हीट वेव तो नॉर्थ में भी जरूर आएगी। देखिए, हाँ। थोड़ा डिले जरूर है, और 1 सप्ताह 10 दिन का समय दीजिए, उत्तर भारत में भी हीट वेव जरूर आएगी। मई के महीने में 40 के पार तो तापमान यहाँ भी जाएगा। ये है कि हाँ, जैसे जैसे हम सीजन में आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आंधियों का मौसम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। अभी तक हमें दिल्ली में कोई भी उस तरह की प्री मानसून की जो आंधी है, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ, जिसमें कि 70-80-100 किलोमीटर की स्पीड के साथ आंधी आती है, अभी तो एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ। इसलिए असली मायनों में कहें तो मैं तो कहूँगा प्री मानसून की शुरुआत अभी नहीं हुई है, विशेषकर उत्तर भारत में। ठीक है, आने वाले दिनों में बिल्कुल संभावना है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, एग्जैक्टली सर। मैं इसीलिए मैंने एक सवाल आपसे पूछा, ताकि
जो लोग हमारे इस शो को आज के बाद में भी देखें तो कम से कम उनको एक जोन पता रहे कि किस कौन सा एक रेंज जो टाइम की है ये रहेगी। तो जून से शुरुआत होगी एक्टिविटीज़ की, बारिशों की, लेकिन उससे पहले सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो डॉक्टर साहब ने और शर्मा सर ने जो बातें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीतम गायकवाड़, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर स्मिता मल्होत्रा, थैंक यू सो मच मैम। जीपी शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।